नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की ये लेक्चर 5 है। इससे पहले हमने 4 लेक्चर लिए हैं जहां पे हम मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करा रहे हैं एलएलबी एंड बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम को लेके जो स्टेट लॉ कॉलेज के अंदर होने वाला है। चाहे वो कॉलेज हमारा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज हो, टीडी कॉलेज हो, डीडीयू कॉलेज हो या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, इन सभी कॉलेज के अंदर एलएलबी और बीएलएलबी में एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए डीएनएस ये भी एक फीचर नया इस बार लेके आया है कि जो भी हमारी क्लासेस ये चल रही हैं इसका आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है डीएनएस एजुकेयर ऐप पे। तो आपको क्या करना है, रिवीजन के लिए आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। आपको उसके लिए करना क्या होगा, हमारा डीएनएस एजुकेयर ऐप आपको प्ले स्टोर पे डालना होगा। आप डाउनलोड करिए, वहां पे फ्री स्टडी सेक्शन, फ्री स्टडी मटेरियल का आपको ऑप्शन मिलेगा। वहां पे अगर आप टैप करोगे BLLB/LLB करके आएगा, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हमारे ये पांचवा पार्ट है। इसका पहला प्रश्न हम देखते हैं आपके स्क्रीन पे। ये रहा क्वेश्चन, आपसे पूछ रहा है द 2 अंडरलाइनिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आर। ठीक है, यानी 2 अंडरलाइनिंग कॉन्सेप्ट्स पूछ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, दो क्या, एक सेकेंड, सॉरी, थोड़ा सा मैं पेन सिलेक्शन कर लेता हूं, एक सेकेंड। ठीक, यहां पे क्या पूछ रहा है, 2 अंडरलाइनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, यानी कि प्रशासनिक विधि में निहित 2 अवधारणाएं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है 2 अवधारणाएं क्या है प्रशासनिक विधि की। ऑप्शन आपको दिया है सेपरेशन ऑफ पावर ओनली, यानी केवल शक्तियों का पृथक्करण करना। ठीक है, यानी शक्तियों का बंटवारा कर देना। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, ये ठीक है, यानी विधि का शासन। एंड सेपरेशन ऑफ पावर ओनली, विधि सम्मत समानता एवं शक्ति का पृथक्करण, यहां पे बोला गया पृथक्करण होता है। इट इज ओनली रूल ऑफ लॉ, यह केवल विधिक नियम है। या फिर ऑप्शन आपसे डेलीगेटेड लिटिगेशंस या फिर प्रत्यायोजित विधायन। ठीक है, यहां पे दिया गया है। ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे प्रशासनिक विधि में 2 अवधारणाएं हैं, तो यहां पे देखिए एक ही दिया है, ये भी एक ही दिया है, ये भी एक ही दिया है। यानी आप कॉमन सेंस लगा के इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, क्योंकि जब 2 लॉ के बारे में वो बोल रहा है, 2 नियम वहां पे बताया जा रहा है, 2 कॉन्सेप्ट हैं, तो सब में तो एक ही कॉन्सेप्ट बता रहा है। इसमें सेपरेशन ऑफ पावर बता रहा है, इसमें बता रहा है रूल ऑफ लॉ बता रहा है, इसमें डेलीगेटेड लिटिगेशन बता रहा है, यानी 2 कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं बताया जा रहा है। तो बताया किस में जा रहा है, बताया जा रहा है आपके बी में। ठीक है, बी में क्या बताया जा रहा है कि रूल ऑफ लॉ होगा, यानी कानून का शासन होगा, यानी सभी व्यक्ति एक समान होंगे कानून की नजरों में। क्या होता है, अब ऐसा नहीं है कि कोई अमीर आदमी अगर कोई क्राइम करे तो उसको कम सजा होगी और गरीब करेगा तो उसको ज्यादा सजा होगी। रूल ऑफ लॉ होता है यानी कानून की नजर में सब एक समान होते हैं। तो वो चीजें यहां पे हैं। और दूसरा इसमें बताया गया है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का बंटवारा करना। शक्तियों का बंटवारा अगर किया जाता है तो इससे होता क्या है कि चेक एंड बैलेंस इजीली होता है और प्रॉपर तरीके से जो बॉडीज होती हैं वो प्रॉपर काम करती हैं। सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति के पास सारा पावर चला जाए तो वो क्या कर सकता है, तानाशाही कर सकता है और बहुत गलत मिसयूज भी कर सकता है उस चीज का। अगर सेपरेशन ऑफ पावर रहेगा तो क्या होगा, चीजें बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगी, और वो अगर गलत करेगा तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी बॉडी उसको रोकने का भी काम करेगी। वहां पे अगर सेपरेशन ऑफ पावर रहेगा तो एक लिमिटेड पावर वहां पे रहेगी। फिर सेपरेशन ऑफ पावर में क्या होगा कि लिमिटेड पावर ही रहेगी। अनलिमिटेड पावर अगर किसी को दे दिया गया या फिर सबसे ज्यादा अगर किसी को पावर दिया गया, उसको मिसयूज करने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रूल ऑफ लॉ एंड सेपरेशन ऑफ पावर ओनली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, नेशनल वोटर्स डे इज ऑन। ठीक है, नेशनल वोटर्स डे इज ऑन, यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इससे पहले आप सभी से एक नोटिस है, इंफॉर्मेशन ये देना चाहूंगा कि जो मैंने पहला लेक्चर कराया था उसमें कोई क्वेश्चन था, उसके अंदर जो ये आया था मतदाता दिवस में ही आया था, उसमें मेरे से एक गलती हो गई थी, जिसमें मैंने क्या बोला था कि 21 ईयर्स की एज को कम किया गया था। ठीक है, जो वोट देने का अधिकार था ना, वो वोट देने का अधिकार पहले कितना था, 21 साल था, बाद में उसको 18 साल कर दिया गया था। ठीक है,
आई थिंक किसी बच्चे ने मुझको करेक्ट कराया था, मुझे याद नहीं, वैभव जी ने किया था, तो थैंक यू वैभव जी। और आदिल ने भी आई थिंक कराया था, तो थैंक यू आप सभी को। यहां पे देखिए जो एज रखा गया था वो कितना रखा गया था, 21 से 18 साल किया गया, यानी कम किया गया था। वो कब कम किया गया था, तो वो था हमारा 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये हमारा कब का था, 1988 का था। और इसको लागू कब किया गया, लागू किया गया था, लागू हुआ था ये हमारा 1989 में। तो ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा कि जो संविधान संशोधन था वो 71वां था, हमने उस वीडियो में 65वां बता दिया था, जो कि गलत है। आप उसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है कि जो एज कम की गई थी वो 21 से 18 साल किया गया था, जिसमें क्या बताया गया था, एक 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988 के अंदर वो हुआ था। उसको लागू कब किया गया था, 1989 के अंदर किया गया था। वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड, यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है हम आपका 25 जनवरी को क्या होता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें कोई स्पेशल डेज अगर देखा जाए तो 25 जनवरी हमारा हो जाएगा इसके अंदर। और एक डेट और याद रखिएगा, ये तो आपको याद ही होगा, आपको 1950 हमारा देश क्या, ये डेट आपको याद रखना है। और ये कोई जनवरी, ये कोई चॉकलेट, हॉट चॉकलेट डे था, तो ये आपके लोग के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, तो ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या है हमारा नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राइट्स, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। ठीक है, यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता, इसको राइट्स वाला देख लीजिएगा आप लोग, नेशनल राइट्स डे मनाया जाता है, कंज्यूमर राइट्स डे। ठीक है, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं ग्रीन। एक बार हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा भाई फिर से। यहाँ पे देखिए नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे तो मनाया जाता है 24 दिसंबर को, हिंदी में क्या होता है एक बार आप उसको लोग थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्रीन प्लांट्स अपीयर ग्रीन बिकॉज ऑफ, यानी कि हरे पौधे निम्न कारण से हरे होते हैं। एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछा गया था कि जो हमारे ब्लड का कलर होता है वो रेड क्यों होता है, हमारे ब्लड का कलर किसकी वजह से रेड होता है। तो वैसे यहां पे पूछा जा रहा है कि प्लांट जो होते हैं इसका कलर जो होता है वो ग्रीन ही क्यों होता है। उसमें ऑप्शन आपको दिया है, पहला दिया है कैरोटाइन करके, ठीक है, सेकंड आपको दिया है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल, ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपको दिया है और लाइकोपिन करके आपको दिया है। क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स सबसे पहले तो बात करें वो अपना खाना खुद बनाते हैं और उसका प्रोसेस क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश मतलब फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना वो खाना बनाते हैं। क्या बनाते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं, खाना बनाते हैं, बनाने का प्रोसेस। ठीक है, खाना बनाने का प्रोसेस क्या होता है प्लांट्स का, फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। और प्लांट हरे क्यों होते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। प्लांट्स के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, प्लांट्स हरे रंग के दिखाई देते हैं। और जिस भी प्लांट के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता वो हरे नहीं होते हैं। जैसे आप देखोगे कोई प्लांट होता है उस पर पीला पीला धागा वाला वो एक घास टाइप का होता है वो आता है, वो पीला क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। जिस भी प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होगा, और मैक्सिमम प्लांट में क्लोरोफिल होता है, इसलिए मैक्सिमम जो प्लांट होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा कि हरे क्यों होते हैं, तो आप बता सकते हो इजिली कि क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिसऑनर ऑफ चेक, यानी डिसऑनर ऑफ चेक की बात कर रहा है। या फिर जैसे चेक को होता है ना कि गलत साइन करके दे देना, पैसा साइन करके दे देना, पैसा ही नहीं है खाता में, तो क्या रहता है डिसऑनर ऑफ चेक इज एन ऑफेंस अंडर द, यानी ये एक अपराध है, किसके अंतर्गत आता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चेक का अनादर अपराध अंतर्गत है, यानी चेक का अनादर करना, उस पर गलत साइन करके दे देना। ठीक है, ये क्या होता है, चेक का अनादर करना, और ये क्या है, पनिशेबल ऑफेंस होता है। ठीक है, तो ये इसको कहां रखा गया है। अब किसी ने 5,000 रुपए डाला, किसी ने आपको 5,000 रुपए चेक डाल दिया, आपने क्या किया, एक जीरो और बढ़ा दिया, 50,000 रुपए हो गया, तो क्या हो गया, ये डिसऑनर के अंदर आ जाएगा। आपने क्या किया, उसका
गलत यूज किया, अनादर किया, और ये अगर ऐसा आप कर रहे हो तो ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। और वो किसके अंदर आता है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, पराक्रम लिखित अधिनियम 1818, ठीक, 1881। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यानी भारतीय संविदा अधिनियम 1872। तीसरा आपको दिया है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 या फिर इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता। देखिए इसका जो पनिशेबल है, ये अपराध है, ये अंतर्गत किसके आता है? तो ये अंतर्गत आता है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आता है। ये का किस में आता है? तो पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 के अंदर ये आता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर ये आता है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई बिजनेस ट्रेड के अंदर कोई नुकसान हो रहा है या फिर किसी ने बेईमानी की, तो वहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, वो चीजें आती हैं। पर यहां पे डिसऑनर ऑफ चेक किसके अंतर्गत आता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, वेयर इज द इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर सिचुएटेड? यानी कि इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां पे स्थित है? आपको ऑप्शन दिया है थॉम्बे, कलपक्कम, श्रीनगर या श्रीहरिकोटा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए जो इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ये कहां पे लोकेटेड है? इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां पे लोकेटेड है? कालापक्कम में है, ठीक है। कलपक्कम या फिर कालापक्कम जो भी है ये इसी में लोकेटेड है, कलपक्कम ही बोलते हैं इसको, ठीक है। कलपक्कम में क्या है? हमारा इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है वहां पे, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1971 में, ठीक है। कब हुई थी? 1971 में क्या होता है? इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज एज फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ? यानी किसको फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय विधि का पिता किसका? अंतरराष्ट्रीय विधि का पिता कौन कहलाता है? ऑप्शन आपको दिया ऑस्टिन, ओप्रेनहीम, बेंथम या फिर ग्रोटस। किसको बोला जाता है? तो देखिए इसमें क्या बोला जाता है, इसमें उसका पूरा नाम जो होता है फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो होता है ये क्या है? ह्यूगो गॉट्रस को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? ह्यूगो गॉट्रस इज नोन एज फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय विधि का पिता। देखिए हिंदी में एक बच्चे का कमेंट ये आया था कि सर हिंदी में कराइए। हिंदी में दिया हुआ है, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ रहा हूं तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि मैं हिंदी भी तो बोल रहा हूं। यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय विधि का पिता हुगो ऑस्टिन को हुगो गॉट्रस को कहते हैं, ठीक है। अब इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हुगो गॉट्रस। ये पूरा नाम इनका है। हुगो गॉट्रस को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ अ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय विधि का पिता हुगो गॉट्रस को कहा जाता है। आई थिंक इतनी हिंदी सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है द वर्ड टॉट इज ऑफ। टॉट क्या होता है? टॉट, ठीक है। द टॉट शब्द का उद्गम क्या है? टॉट एक क्या है? सिविल रॉन्ग है। ये क्या है? एक लैटिन वर्ड होता है। ये क्या है? एक लैटिन वर्ड है, एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है टू ट्विस्टेड, टू क्रूक्ड, टू ट्विस्टेड या फिर क्रूक्ड, ठीक है। तो ये क्या है? फ्रेंच ओरिजिन है इसका। ऑप्शन दिया रोमन ओरिजिन है, लैटिन ओरिजिन है या फिर कॉमनवेल्थ ओरिजिन है। तो अभी हमने बताया कि टॉट क्या है? एक सिविल रॉन्ग होता है। ये क्या होता है? एक सिविल रॉन्ग होता है। सिविल रॉन्ग होता है, सिविल रॉन्ग होता है, ठीक है। इसके अंदर मतलब जो फाइन लगाया जाता है वो क्या होता है? पैसा ही लगाया जाता है। इसमें सजा का प्रावधान ऐसा नहीं होता है। जैसे किसी को डंडा दिखा देना, ठीक है, खूब तेज गाना बजा देना, तो ये सब क्या होता है? ये ऑफेंस नहीं है पर किसी को परेशान कर देना, ऐसा क्या यहाँ पे बोला जाता है। टॉट के अंदर ये चीजें आती हैं, ठीक है। किसी की तरफ इशारा कर देना, तो ये चीजें क्या होती है? कुछ ऐसे काम करना अपने घर में कि सामने वाला डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? टॉट के अंदर आती है, ठीक है। घर में सांप पाल लेना, बिच्छू पाल लेना ताकि लोगों को देख के डर लगे, तो ऐसी चीजें करना क्या आता है? टॉट के अंदर आ जाता है। और वो क्या है? एक लैटिन वर्ड है, तो यहां इसका ओरिजिन भी क्या हो जाएगा? लैटिन हो जाएगा।
लैटिन ओरिजिन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। यानी डॉट शब्द क्या है, लैटिन ओरिजिन का शब्द है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न है संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ, यानी संतोष ट्रॉफी का संबंध है, किस खेल से संबंध है, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल या फिर फुटबॉल। ये क्वेश्चन आया भी था और ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, संतोष ट्रॉफी रिलेटेड है हमारा किससे, फुटबॉल से रिलेटेड है। और संतोष ट्रॉफी की जो शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, संतोष ट्रॉफी की अगर हम बात करें, संतोष ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी 1941 से। कब से हुई थी, 1941 से इसकी शुरुआत की गई थी संतोष ट्रॉफी की। ठीक है, और वो किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से है, जो कि मैंने आपको बताया ही था। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंस रिया इज क्या होता है, यानी मेंस रिया का आश्रय है गिल्टी माइंड, आपराधिक मस्तिष्क, इंटेंशन, इच्छा, एविल, दुष्कृत, ठीक है, या फिर अनलॉफुल एक्ट, गैर कानूनी कार्य। सबसे पहले ये मेंस रिया होता क्या है, तो देखिए जो क्राइम होता है ना, अपराध जो होता है, अपराध के लिए 2 चीजें होना बहुत जरूरी है। अगर किसी चीज को हम क्राइम कहते हैं ना, क्राइम बोल दीजिए या फिर इसको अपराध बोलिए। अपराध होने में 2 चीजें होता है, पहला होता है एक्टस रियस, क्या होता है, एक्टस रिया इसको बोल देते हैं, प्लस मेंस रिया। ठीक है, एक्टस रियस प्लस मेंस रिया। एक्टस रियस क्या होता है, रॉन्गफुल एक्ट, ये क्या होता है, रॉन्गफुल एक्ट, रॉन्गफुल एक्ट, कोई गलत कार्य करना, क्या करना, कोई गलत कार्य करना, कोई गलत कार्य करना। अब गलत कार्य करना मतलब जो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हो। ठीक है, और मेंस रिया मतलब होता है गिल्टी माइंड, मतलब अपराधी मस्तिष्क के साथ ही करना, गिल्टी माइंड या फिर दोषपूर्ण मस्तिष्क। ठीक है, दोषपूर्ण मस्तिष्क के साथ कार्य करना। ठीक है, तो अपराध होने के लिए 2 चीजें होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी को अगर कोई मारा तो दिमाग में ये होना चाहिए एक्टस रियस प्लस मेंस रिया होना चाहिए। देखिए अपराध जो होता है ना, ऑफेंस होने के लिए एक्टस रियस प्लस मेंस रिया होना बहुत जरूरी होता है। ऑफेंस के लिए अगर बात करें, अपराध की बात करें तो अब जैसे क्या होता है इसके अंदर, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया, अपनी जान को बचाने के लिए क्या हुआ, उसने पत्थर खींच के मार दिया। तो ये देखिए सीन अलग है, यहां पे क्या है, वो अपनी जान बचाने के लिए उसको मारा। पर अगर कोई व्यक्ति भाग रहा है और उसको मारा इसने, तो क्या किया, इसने जानबूझ के उसको मारा, उसके दिमाग में ये था, मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इस चीज का बहुत ज्यादा लॉ के अंदर ध्यान दिया जाता है कि गिल्टी माइंड यानी अपराधिक मस्तिष्क था या नहीं था। भाई कोई व्यक्ति अपने सेल्फ डिफेंस में किसी की जान ले लिया या फिर जानबूझ के उसने उसका जान ले लिया, दोनों में फर्क होता है, दोनों में बहुत ज्यादा सजा का भी डिफरेंस हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए सामने वाले की जान ले लेता है तो वहां पे सजा अलग हो जाएगी, वहां पे सेल्फ डिफेंस का उसको क्या होगा, बचाव मिल जाएगा। पर अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के ऐसा मारता है कि वो मर जाए, मतलब जानबूझ के हम ऐसा मारे उसको कि वो इंसान, मतलब हम नहीं मारेंगे, एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को ऐसे मारे कि वो मर ही जाए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, गिल्टी माइंड माना जाएगा। यानी उसने मारा तो उसको ये पता है कि ये चीज इंसान मर सकता है और ये मर गया, ये जानते हुए भी उसने मारा उस व्यक्ति को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रॉन्गफुल एक्ट, और क्या हुआ, गिल्टी माइंड के साथ, आपराधिक मस्तिष्क के साथ उसने उस व्यक्ति को मारा। तो वहां पे कानून का जो नजरिया होगा वो बदल जाएगा, उसको सजा भी ज्यादा मिलेगी। तो ये दोनों चीजें ऑफेंस के लिए, अपराध के लिए, क्राइम बोलिए या फिर ऑफेंस बोलिए, ये दोनों चीजें होना बहुत जरूरी है और इसको कानून देखता है। जब भी क्राइम होता है ना, जब भी कोई ऐसा चीज घटना होती है, उसमें देखा जाता है कि भाई उसका आपराधिक मस्तिष्क था या नहीं। सामने वाला व्यक्ति मर गया, पर क्या जो मारा उसका दिमागी स्तर क्या था, वो जानबूझ के मारना चाहता था या अनजाने में मर गया या गलती से मर गया। तो इन चीजों का लॉ के अंदर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और सजा भी डिफरेंस हो जाएगी। अगर ऐसी चीजें होती है ना, तो अगर गिल्टी माइंड अगर आपका पाया गया, सजा ज्यादा होगी। अगर गिल्टी माइंड नहीं पाया गया, ऐसा पाया गया कि नहीं गलती से ये चीजें हुई हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको सहूलियत मिल जाएगी एज कंपेयर टू कि अगर किसी ने व्यक्ति ने जानबूझ के मार दिया है तो।
ठीक है, तो मेंस रिया क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, अपराधी मस्तिष्क से ये रिलेटेड है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अपराधी मस्तिष्क से ये रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंटेंशन भी हो सकता है, पर अपराधी मस्तिष्क ज्यादा सही है, क्योंकि इंटेंशन भी तो, मनसा भी तो वही चीज है। मेंस रिया मतलब इंटेंशन था उसका, तो गिल्टी माइंड वैसे प्रॉपर आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, मेंस एक्टस रियस प्लस मेंस रिया। ठीक है, रॉन्गफुल एक्ट एंड जो रॉन्गफुल माइंड के साथ कार्य किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज एसोसिएटेड विद द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। ठीक है, यानी कौन सी रिवर है जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट या फिर सरदार सरोवर डैम, क्या है ये हमारा, सरदार सरोवर डैम से संबंधित है, सरदार सरोवर डैम से संबंधित है। निम्न में से कौन सी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है, कौन सी रिवर है। ऑप्शन आपको दिया है नर्मदा, दूसरा ऑप्शन दिया है ताप्ती, गोदावरी या फिर कावेरी। ठीक है, तो देखिए सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट था, इसके ये रिलेटेड है किससे, नर्मदा रिवर से। किससे रिलेटेड है, नर्मदा रिवर से क्या है, ये रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, हमारा क्या है, ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, यानी जो विद्रोह स्टार्ट हुआ भारत के अंदर पहली बार ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वॉट नॉट अफेक्टेड, यानी कौन सा, हिंदी में पढ़ के समझा देते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं हुआ था, यानी वो भारत का कौन सा क्षेत्र था जो प्रभावित नहीं हुआ था, जो हमारा 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। सबसे पहले अगर हम बात करें 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ये कब से स्टार्ट हुआ था, ये कब से स्टार्ट हुआ था, विद्रोह की बात करी जाए तो। ठीक है, तो ये शुरू हुआ था हमारा कब से, 10 मई से शुरू हुआ था। 10 मई 1857 से क्या हुआ था, हमारा विद्रोह चालू हुआ था। इसको प्रथम भी कह सकते हैं, जो पहला हमारा विद्रोह शुरू हुआ, यानी अंग्रेजों को भगाने के लिए जो भारत का पहला कदम था, वो यही डेट थी। इसी दिन से कह सकते हैं कि आवाज उठाना स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे कौन सा वो था, कौन सा क्षेत्र था भारत के अंदर जो प्रभावित नहीं था। ऑप्शन आपको दिया है चित्तौड़, दूसरा दिया है कानपुर, फैजाबाद या फिर जगदीशपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चित्तौड़ था, जिसपे प्रभाव नहीं था। इसका क्या था, चित्तौड़ पे इसका कोई प्रभाव नहीं था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द क्वालिफिकेशन टू बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज दैट ही शी शुड बी, यानी वित्त आयोग की अगर हम बात करें, वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में होने वाली योग्यताएं है कि उसे क्या होना चाहिए, यानी वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी योग्यता क्या है, इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपको दिया है रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। दूसरा ऑप्शन आपको दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज, यानी सुप्रीम कोर्ट का जज। जो योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की होती है, वही योग्यता वित्त आयोग के अध्यक्ष बनने की भी होती है। तो यहाँ पे आइदर ए और बी, ये तो नहीं हो जाएगा, नन भी नहीं हो जाएगा। देखिए वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनता है, तो वही व्यक्ति बनेगा जो एलिजिबल हो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए योग्य है, वही व्यक्ति यहाँ पे वित्त आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जज का जो योग्यता होगा, वही योग्यता वित्त आयोग के अध्यक्ष का भी होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है, द फंडामेंटल ड्यूटी इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये किस देश से लिया गया है। फिर अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान के निहित मौलिक कर्तव्य निम्न में से किस देश से प्रेरित किया गया है। ऑप्शन आपको दिया है जापान, यूएसए, रसिया, आयरलैंड। ठीक है, कौन सा वो देश होगा, तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, रसिया हो जाएगा या फिर यूएसएसआर भी हो जाएगा। दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा आ जाए तो आप दोनों उसमें लगा दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें यह भी है कि यहां से क्या लिया गया, नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व को कहां से लिया गया, तो वो लिया गया हमारा आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, चलिए प्रियम्बल की बात करें तो वो अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया है, प्रियम्बल, प्रस्तावना।
कहां से लिया गया है? तो हमारा यूएसए से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द नेशनल इनकम, यानी निम्न में से किसे राष्ट्रीय आय के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन आपको दिया है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पादन, एनएनपी निवल राष्ट्रीय उत्पाद, जीडीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, नन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो नहीं हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाता है हमारा एनएनपी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। उसको क्या होता है? एक राष्ट्रीय आय के रूप में जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है इसको हम राष्ट्रीय आय के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये है, फर्स्ट विनर ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये कब दिया जाता है? तो यानी दादा साहेब फाल्के सम्मान किससे संबंधित है? तो ये फिल्म जगत से संबंधित है। किससे संबंधित है? फिल्म से संबंधित है। फिल्म से संबंधित है। ठीक है, फिल्म से संबंधित है। और पहली जो फिल्म है वो कौन सी थी हमारी? तो हरिश्चंद्र थी। कौन सी थी? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र थी। ये कब बनी थी? ये बनी थी हमारी 1913 के अंदर बनी थी। ये हमारी क्या थी? पहली भारतीय फिल्म थी। क्या थी हमारी ये? हरिश्चंद्र क्या थी? फर्स्ट इंडियन फिल्म। ठीक है, या फिर इंडियन ही बोल देंगे उसको। ठीक है, फर्स्ट इंडियन फिल्म जो बनी थी हमारी वो कौन सी बनी थी? हरिश्चंद्र बनी थी, 1913 के अंदर बनी थी। और इसमें आपसे पूछा है फर्स्ट विनर ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड, तो वो ऑप्शन आपको दिया है दिलीप कुमार, मीना कुमारी, देविका रानी या फिर राज कपूर। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा देविका रानी को मिला गया था। देविका रानी को क्या था? मिला था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहली बार वहां पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द भारत रत्न, यानी पहली बार भारत रत्न किसको मिला था? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन है? देखिए पहली बार तो बोला जाता है कि 3 लोगों को मिला था। तो 3 लोगों को मिला था 1954 के अंदर मिला था, 1954 के अंदर मिला था। 3 लोगों में कौन कौन था? तो देखिए इसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी थे, सी राजगोपालचारी थे और सीवी रमन भी थे, जिनको अलग अलग क्षेत्र में मिला था क्या? हमारा भारत रत्न। अब आप लोग को ये होमवर्क है, आप लोग का ये कमेंट बॉक्स में आंसर होना चाहिए कि ये जो 3 लोग थे कौन कौन था? सरदार डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे, दूसरा सीवी रमन जो थे, और यहाँ पे कौन एक और भी है सी राजगोपालचारी। इन लोग को किस क्षेत्र के अंदर मिला था, यानी इनका क्षेत्र क्या था, किस क्षेत्र के अंदर इनको भारत रत्न मिला था, इसके बारे में बताना है। और ये सबसे बड़ा सिविलियन प्राइज होता है भारत के अंदर। तो इसमें देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें 3 लोग को मिला था, पर यहाँ पे अगर भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय की बात करेंगे तो एस राधाकृष्णन यहाँ पे हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हुआ था? कॉलेज वालों ने एस राधाकृष्णन को माना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस राधाकृष्णन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और लैंडमार्क बाउंड्री ऑफ सी ऑन 3 साइड, यानी एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र की से ओर से घिरा है। यानी जैसे आप भारत का अगर निचला पोर्शन देखोगे, ये भारत का अगर निचला पोर्शन आप देखोगे ऐसे, तो यहाँ पे देखिए क्या है? ये क्या है? सी है। यहाँ पे भी क्या है? सी है। यहाँ पे भी क्या है? सी है। यानी एक ऐसा भाग जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो। किससे घिरा हो? पानी से घिरा हो। पानी यहाँ भी है, पानी यहाँ भी है, और पानी यहाँ भी है। सब जगह पानी पानी है। तो ऐसे भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपको दिया है कोस्ट, तट बोलते हैं। तट तो होगा नहीं, देखिए तट क्या हो जाएगा? ये वाले एरिया क्या हो जाएंगे? ये तट हो जाएंगे। ठीक है, ये जो किनारा होता है इसको क्या बोलेंगे? किनारे को बोलते हैं। पर ये तीनों साइड के बारे में बात कर रहा हूं वहां पे। दूसरा आपका हो जाएगा पेनिनसुला, ठीक है, प्रायद्वीप हो जाएगा। तीसरा आपका आयरलैंड हो जाएगा, या फिर नन हट जाएगा। आयरलैंड की अगर बात करें, द्वीप की बात करें, तो देखिए वो ऐसा एरिया होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, जैसे मालदीव्स हो गया। ठीक है, आयरलैंड या फिर आयरलैंड इसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है? चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। जब चारों तरफ से पानी से घिरा होता है तो उसको कहते हैं, देखिए ये क्या होता है? चारों तरफ से, चार तरफ से पानी
चारों तरफ से पानी जिसमें होगा वो क्या हो जाएगा, आइलैंड हो जाएगा। पर ये अगर तीनों साइड से अगर जहां पे है उसको बोलते हैं पेनिसुला बोलते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा, प्रायद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रायद्वीप हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्रिकेट इज द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री, यानी क्रिकेट किस देश का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन आपको दिया है इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड। तो देखिए इसका जो राष्ट्रीय खेल है, क्रिकेट जो राष्ट्रीय खेल है वो हमारा है ऑस्ट्रेलिया का है। कहां का है वो, ऑस्ट्रेलिया का है। क्रिकेट जो हमारा है वो राष्ट्रीय खेल ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ इलेक्ट्रिक बल्ब हैज फिलामेंट मेड ऑफ, यानी विद्युत बल्ब की फिलामेंट बनी होती है, किससे बनी होती है, आयरन लोहा से, कॉपर तांबा से, लीड सीसा से या फिर टंगस्टन से बना होता है। किससे बना होता है, तो देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो बना होता है हमारा टंगस्टन से बना होता है, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए क्या होता है, टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन की यहां पे बात कर रहा है। ठीक है, सर्वप्रथम किस देश ने सूचना का अधिकार दिया गया, प्रदान किया गया, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस या स्वीडन। वो कौन सा देश था जिसमें पहली बार सूचना का अधिकार को लाया गया था, तो वो देश हमारा क्या था, स्वीडन था। क्या था, स्वीडन। इसमें 76 के अंदर क्या हुआ था, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात कही गई थी, लाया गया था, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख दें क्या, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा हमारा, स्वीडन हो जाएगा। चलिए आज का ही हमारा लास्ट प्रश्न था, तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नए क्लास के अंदर। और अगर आप में से कोई भी बच्चा प्रॉपर सिस्टमेटिक तैयारी करना चाहता है एलएलबी या बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम को लेके, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है, क्रैश कोर्स, जिसके अंदर हम लोग क्या करा रहे हैं, हम करा रहे हैं वहां पे वीडियो लेक्चर्स, यानी जो भी क्लासेस आपकी होंगी पूरे चैप्टर वाइज आपका जो सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग आपके क्या होंगे, यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। चाहे आप जिस भी कॉलेज का अगर फॉर्म भर रहे हो, एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, डीडीयू, एलयू टीडी कॉलेज या फिर हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज का, तो आपको क्या होगा, आपके सिलेबस के हिसाब से पूरे लेक्चर्स वहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे। उस लेक्चर्स के क्या होंगे, नोट्स एंड पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड जैसे ही आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, आपको क्या होगा, वहां पे प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा और ऑनलाइन टेस्ट भी रखा जाएगा, जिससे आप अपने रैंक को बूस्ट कर पाओ। देखिए सिलेक्शन तो होगा नो डाउट, अगर बच्चे हमारे लास्ट से बहुत सारा सिलेक्शन लिए हैं तो सिलेक्शन तो इस बैच से हो गए बहुत ज्यादा, पर रैंक भी आएगा, और इसको अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया, और साथ ही साथ रामबाण सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो भी आपको बहुत डिटेल में हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ मिलेगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा, डीएनएस एजुकेयर ऐप पे जाना होगा और क्रैश कोर्स जो हमारा चल रहा है उसमें एनरोल हो जाना होगा, ताकि आप एक अच्छा रैंक लेके आ पाओ। बाकी यूट्यूब पे हमारी क्लासेस चलेंगी, उस सीरीज का भी आप लोग फायदा लीजिए। और अगर वीडियोस अच्छी लगी, मेहनत अच्छा लगा हो, तो वीडियोस को लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, उससे हम लोग को बहुत उत्साह मिलता है और हम और भी चीजें आप लोगों के लिए लेके यूट्यूब पे आएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम तक। ठीक है, बहुत कुछ सोच रखा है हम लोगों ने, पर थोड़ा सा उत्साह बढ़ाइए आप लोग, कमेंट लाइक कमेंट शेयर किया करिए वीडियोस को। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर हमारा 638798646764। आप इसमें 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप इस नंबर पे ले सकते हो, या कोई हेल्प चाहिए आप यहाँ पे ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नए क्लास के अंदर, फिर हम आगे के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।